क्या एलियंस हम लोगों पर नजर रखे हुए हैं, या जिन्हें हम भगवान कहते हैं वो हायर इंटेलिजेंस बीइंग्स हैं? ये हमारी हर एक चीज को देख तो रहे हैं, लेकिन हमारी किसी भी चीज में ये कोई वास्ता नहीं रखना चाहते। ऐसे ही कुछ दावे हैं बड़े बड़े साइंटिस्ट के। द जू हाइपोथेसिस के अनुसार ये जो दावे हैं ना, ये बहुत बड़े दावे हैं। आखिर किन सबूतों के आधार पर ये साइंटिस्ट ऐसा कह रहे हैं? Fascinated by a mysterious region in Nevada known as what exactly goes on. Has recently made public an archive of UFO reports and investigations. Are there any alien remains in? दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है साल 1950 से, जब न्यूयॉर्क शहर में अचानक से एक एक करके लोगों के डस्टबिन गायब होने लग गए। अलग अलग मोहल्लों के लोग इस सब से काफी परेशान थे और इसी सब को लेकर के इन लोगों ने पुलिस को जानकारी भी दी, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आया। और मैं बता दूं, ये एक सच्ची घटना है। दूसरी तरफ कुछ लोग इस बात का दावा करने लगे कि उन्होंने आसमान में यूएफओस को देखा है, और यही लोग आगे आकर के मीडिया में भी अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने लगे और कहने लगे इन्होंने क्या देखा, क्यों देखा और कैसे देखा। और इसी से लोगों ने इन दोनों घटनाओं को आपस में जोड़ना शुरू कर दिया। हो ना हो, ये एलियंस ही इन डस्टबिन को गायब कर रहे हैं। Huge boomerang-shaped craft flying towards me. I just started crying. It was in the middle of the night, and I just remember waking up. I just saw this large head hovering over top of me. The Air Force has recently made public an archive of UFO reports and investigations. Is Earth really the only planet with life, or is something else out there? यह घटना इतनी ज्यादा फेमस हुई कि द न्यूयॉर्क मैगजीन ने भी इस घटना को अपने फ्रंट पेज पर छापा। इन्होंने इस घटना को कुछ इस तरीके से दिखाया कि एलियन डस्टबिन को लेकर के भाग रहे हैं, और दूसरी तरफ इसी समय अमेरिका के लॉस एलोगस में एक मीटिंग चल रही थी दुनिया भर के साइंटिस्ट को लेकर के, और वो सारे साइंटिस्ट दुनिया भर के मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। और तभी इन साइंटिस्ट में से एक साइंटिस्ट की नजर इस मैगजीन पर पड़ती है। वो साइंटिस्ट कोई और नहीं बल्कि मैनहट्टन का जो प्रोजेक्ट था, जिसके तहत दुनिया का पहला परमाणु बम बना था, उसके चीफ आर्किटेक्ट नोबेल प्राइज विनर एनरिको फर्मी थे। इनका कहना था कि अगर हमारा ब्रह्मांड 13.8 बिलियन साल पहले बना था, तो इतने सारी गैलेक्सी और इतने सारे स्टार होने के मुताबिक हमारे जैसे इंटेलिजेंट जीव होना तो आम बात है। लेकिन ये जो एलियंस हैं कहाँ पर, हमें दिखाई क्यों नहीं देते? और वाकई में ये बहुत बड़ा सवाल था, क्योंकि हम जो लोग हैं ना, अपने आप को बहुत ही ज्यादा स्पेशल और यूनिक मानते हैं। क्या कोई ये भी जानता है कि जिस एलिमेंट से हम बने हैं वो सारा एलिमेंट्स इस ब्रह्मांड में उपस्थित है भी या नहीं? अगर हम अपने आप की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीएनए की। डीएनए जो अपने आप ही अपने जैसी कई सारी कॉपी मिनटों के सेकंडों में बना लेता है, और एक्चुअली में डीएनए बना ही इन 5 तत्वों से होता है: कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन। अब ये 5 तत्व कितने रेयर हैं, आइए इसको इस टेबल से समझते हैं। ये हैं वो टॉप 5 तत्व जो हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मौजूद हैं, और ये हैं वो 5 एलिमेंट जो हमारे गैलेक्सी या हमारे मिल्की वे में सबसे ज्यादा मौजूद हैं, और ये हैं वो 5 तत्व जो हमारे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा मौजूद हैं। आप साफ तौर से देख सकते हो, वो जो एलिमेंट जिन्होंने हमें बनाया है वो हमारे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा मात्रा में मौजूद है। यहाँ तक कि वही एलिमेंट्स हमारी पृथ्वी में भी सबसे ज्यादा मौजूद है, और यही एलिमेंट्स हमारे पूरी यूनिवर्स में सबसे ज्यादा मौजूद है। अब आप कहोगे कि पृथ्वी की दूरी जो है ना, सूर्य से एक खास दूरी पर स्थित है, जिसे हम गोल्डीलॉक जोन कहते हैं। तो मैं कहूंगा इसमें खास क्या है? अमेरिका के मिशन कैप्लॉन से ये पता चला है कि यूनिवर्स में हर 5 स्टार में से एक स्टार के ग्रह ऐसे हैं जो पृथ्वी की तरह गोल्डीलॉक जोन में स्थित है। अब आप इस चीज को नोटिस करना, ये आपका दिमाग घुमा देगा। अगर हमारा ब्रह्मांड 13.5 अरब साल पहले बना था, और हमारे ही गैलेक्सी में 40 बिलियन सितारे हैं, और हमारे ही जो ये यूनिवर्स है, हमारे यूनिवर्स में 2 ट्रिलियन हमारी गैलेक्सी जैसी मिल्की वे है, तो अगर हम बेसिक गुणा भाग भी करते हैं तो 2 ट्रिलियन इंटू 40 बिलियन बराबर आता है 86 ट्रिलियन, मतलब 8 के आगे 22 जीरो। अब अगर हम इसमें टाइम पीरियड को भी ऐड कर दें तो हमारा जो ब्रह्मांड है वो 13.5 अरब साल पहले बना था, और इतने सारे स्टार और इतनी सारी गैलेक्सी होने के बावजूद भी हम किस लिए इस बात का दावा करते हैं कि हमारे जैसे इंटेलिजेंट जीव इस ब्रह्मांड में उपस्थित नहीं होंगे? आप इस पॉइंट पर भी ध्यान देना, ये पॉइंट भी आपका दिमाग घुमा देने वाला है, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो बनी थी वो बनी थी 4.7 बिलियन साल पहले, और हमारी पृथ्वी पर नॉन लिविंग जीव से या नॉन लिविंग सेल से लिविंग सेल बनने में समय लगा 3.7 बिलियन साल का, और इसी प्रक्रिया को तो हम एबायोजेनेसिस कहते हैं। 390 मिलियन साल पहले पहला जीव पानी से निकलकर जमीन पर चलने लगा था। और अगर हम डायनासोर्स की बात करें तो डायनासोर्स 2.5 मिलियन साल पहले बने थे, और 65 मिलियन साल पहले तो वो विलुप्त भी हो गए, और हम इंसान तो सिर्फ 3 लाख साल पहले ही इस पृथ्वी पर जन्मे हैं,
और 10,000 साल पहले तो हमने खेती बाड़ी करना शुरू करा, और 200 साल पहले तो हमने सिर्फ इंजन और कंप्यूटर बनाए, और आज हम जुपिटर के उपग्रह यूरोपा पर एक ऐसा मिशन भेज रहे हैं जो उसकी 15 किलोमीटर मोटी परत को भेद करके एलियंस के होने की पुष्टि करेगा। वास्तविकता ये है कि हमने पिछले 100 सालों में वो कर दिखाया है जो पिछले 1000 सालों में नहीं हुआ, और पिछले 200 सालों में हमने वो कर दिखाया है जो पिछले 10,000 सालों में नहीं हुआ है। और हमें पृथ्वी पर जन्म लिए हुए मात्र 2.7 बिलियन साल ही तो हुए हैं, लेकिन सोचो ब्रह्मांड तो 13.8 अरब साल पहले बना था। अब मान लो जहां पर 5 में से एक स्टार ऐसा है जिसके उपग्रह हमारी पृथ्वी की तरह गोल्डीलॉक जोन में स्थित है, और लाइफ के जो मूल तत्व हैं वो पूरे ब्रह्मांड में सुपर कॉमन है, और इस यूनिवर्स में अरबों खरबों स्टार हैं। ऐसे में पृथ्वी जैसे उपग्रह पर लाइफ थोड़ी ही और पुरानी हुई तो वो ज्यादा नहीं, मात्र 300 मिलियन साल पुरानी हुई तो पृथ्वी पर लगभग 300 मिलियन सालों में पहला जीव पानी से निकल करके हम जैसा सुपर इंटेलिजेंट जीव बन गया, और 200 सालों में टेक्नोलॉजी एडवांस में वो कहां से कहां पहुंच गया। अब आप इमेजिन करके देखो कि हम 300 मिलियन सालों बाद कहां पर होंगे, और हम जहां पर भी होंगे तो क्यों नहीं ऐसा हो सकता है इस अनगिनत स्टार और इस यूनिवर्स में अनगिनत ये गैलेक्सी होने के बावजूद भी हम जैसा जीव नहीं होगा, और नहीं होने का तो सवाल ही नहीं बनता। वो शायद हमसे 300 मिलियन साल आगे तो छोड़ो, वो हमसे 3 बिलियन साल आगे भी हो सकता है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते वो जीव कैसा होगा। हमारी बुद्धि और एक मच्छर की बुद्धि में जितना अंतर होता है ना, उससे भी लाख गुना ज्यादा अंतर उसकी और हमारी बुद्धि में हो सकता है। लेकिन इतने प्रभावशाली एलियंस हमें दिखाई क्यों नहीं देते? आखिर ये एलियंस है कहां पर? एनरिको फर्मी के इसी सवाल को गहराई से और गंभीरता से लेते हुए दुनिया भर के कई सारे साइंटिस्ट इस सवाल के जवाब खोजने लग गए, और इस फेमस सवाल को कहा जाने लगा द फर्मी पैराडॉक्स। अब इसी सवाल को गंभीरता से लेते हुए दुनिया भर के वैज्ञानिक 2 गुटों में बंट गए। गुट नंबर 1 जो था वो ये कहने लगा, अगर एनरिको फर्मी का ये सवाल सही है तो हमें अभी तक एलियंस के कोई भी सबूत क्यों नहीं मिले हैं। और गुट नंबर 2 जो था वो ये कहने लगा कि इस ब्रह्मांड में एलियंस एग्जिस्ट ही नहीं करते। जो गुट नंबर 2 था ना, वो सब बातों को छोड़ करके बस इस चीज की एक्सप्लेनेशन देने लग गया कि इस यूनिवर्स में एलियन एग्जिस्ट ही नहीं करते। और अब आप वीडियो को पॉज करो और कमेंट में ये बताओ आप किस गुट से एग्री करते हो, गुट नंबर 1 या गुट नंबर 2। अब समझते हैं गुट नंबर 1 का जो साइंटिस्ट थे उनका क्या फ्यूचर रहा होगा, उन्होंने कितना रिसर्च किया। अब गुट नंबर 1 के साइंटिस्ट को ऐसा लगने लगा कि फर्मी के कहे अनुसार हमें एलियंस के सबूत मिल सकते हैं अगर हम और ज्यादा दिमाग लगाकर या और ज्यादा मेहनत करके कोशिश करें तो। अब गुट नंबर 1 के जो साइंटिस्ट थे वो इस प्रश्न को और ज्यादा सीरियस लेने लगे। उसी गुट में एक साइंटिस्ट अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम फ्रैंक ड्रेक था। ये वही वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने ही दम पर बहुत बड़ा एलियंस रिसर्च ऑपरेशन चलाया। 1950 की बात है, उस समय अमेरिका में द ग्रीन बैंक टेलीस्कोप दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप था। फ्रैंक ड्रेक ने पहली बार रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग किया ताकि इस ब्रह्मांड में कोई लहर हमसे कुछ कहना चाह रही हो तो उसे आसानी से सुना जा सके। अब इन्होंने रेडियो टेलीस्कोप को ही क्यों चुना? क्योंकि रेडियो टेलीस्कोप या रेडियो की जो वेव होती है ना, वो आसानी से मिलियंस लाइट ईयर दूर तक जा सकती हैं, और हम भी जो इंटेलिजेंट जीव हैं पिछले 100 सालों से ज्यादा से रेडियो वेव्स का उपयोग कर रहे हैं ताकि ब्रह्मांड में किसी भी अनजानी वेव को सुना जा सके, जो आज तक कम से कम 2000 सितारों तक पहुंच भी चुके हैं। अगर इन सितारों के आसपास कहीं एलियंस लाइफ होगी भी तो उन तक ये हमारा मैसेज पहुंच भी चुका होगा। लेकिन फ्रैंक ड्रेक अकेले इस काम को कर रहे थे। अब हमें जरूरत थी और ज्यादा पावरफुल ब्रेन की, यानी कि और ज्यादा साइंटिस्ट की जो एक ही साथ मिलकर एक ही दिशा में काम को कर सके। और इसीलिए फ्रैंक ड्रेक के सुझाव के अनुसार दुनिया भर के कई सारे वैज्ञानिकों को एक साथ मिलाकर एक मीटिंग कराई गई, जिस मीटिंग का नाम रखा द ग्रीन बैंक मीटिंग। इस मीटिंग में उस समय के कई सारे आइकॉनिक नाम शामिल थे, जैसे कार्ल सैगन, केल्विन मेलविन और फिलिप मॉरिसन। और यही वो मीटिंग थी जो दुनिया भर के कई सारे या दुनिया भर में जितने भी एलियंस मिशन चल रहे हैं उन सब मिशन की रीढ़ की हड्डी बनने का काम करेगा, यानी स्पेस में हम पृथ्वीवासियों का कान बनने का काम करेगा, जिसका नाम रखा गया सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इंटेलिजेंट या सेटी। इस सेटी के द्वारा दुनिया भर में कई सारे स्पेस मिशन किए गए, कुछ प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर के और कुछ नासा के साथ मिलकर। तो क्या इस सेटी के मिशन से हमें एलियंस का पता भी मिल पाया या नहीं? तो एक बार उनके पास एक ऐसा सिग्नल आया जो किसी और एजेंसी के पास नहीं आया। वो सिग्नल कुछ ऐसा था जैसे कि उनसे कुछ कहना चाह रहा हो। उस सिग्नल की गंभीरता को देखते हुए, और वो सिग्नल सिर्फ एक ही बार आया था, वो सिग्नल कुछ ऐसा था। इस सिग्नल का नाम दिया गया द वाव सिग्नल। सेटी ने और कई सारे ऐसे मिशन चलाए
कोई नासा के साथ मिलकर, कोई प्राइवेट फंडिंग के साथ मिलकर, लेकिन कभी भी सेठी के पास कोई ऐसा सिग्नल नहीं आया जो हमें ये बता सके या सेठी को ये सबूत दे सके कि एलियंस इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हो। और कोशिश अभी भी जारी है। अब बात करते हैं गुट नंबर 2 की। उन्होंने क्या किया, कितना कुछ किया या कितना रिसर्च किया, इस सबको बताएंगे हम आपको अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन दबाना ना भूलें।